एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम इस वीडियो में करेंगे वीक 7 कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस विद समरी। सो बेसिकली इस वीडियो में क्वेश्चंस ज़्यादा होने वाले हैं, समरी थोड़ी कम होगी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी से ज़्यादा हमें क्वेश्चन से समझ आता है। ऑल्दो मैं थोड़ा बहुत थ्योरी बताऊंगी, वैसे ज़्यादा थ्योरी इसमें है नहीं वीक 7 में पर्टिकुलरली, है ना। तो ज़्यादा मैं थ्योरी पे फोकस नहीं करूँगी, मेरा मेन फोकस होगा कि आपको कॉन्सेप्ट से थोड़ा-सा मतलब आइडिया लग जाए। और इसमें मेजरली हम 2 टॉपिक्स के बारे में देखते हैं, तो हम उसी 2 टॉपिक्स से डिसीजन ट्री और के नियरेस्ट नेबर, हम इसी पे फोकस करेंगे। आई मीन इसी को थोड़ा बहुत समझाएँगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको लगता है कि फर्दर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो क्वेश्चन मतलब कमेंट में भी पूछ सकते हो। अदरवाइज यू कैन कनेक्ट टू आवर कम्युनिटी ग्रुप और वहाँ पे आप मतलब डायरेक्ट हमसे कनेक्ट करके आपको जो भी क्वेश्चन आए दिमाग में कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा नहीं है, हम वो कर आई मीन वो डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे ग्रुप पे। एंड सेकेंडली मुझे आपसे ये कहना था कि अब ग्रेडेड असाइनमेंट एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं आएगा, बिकॉज पहले मुझे लगता था कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें सिर्फ असाइनमेंट के सोल्यूशन चाहिए। बट क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना नॉलेज जो है मतलब हमारा जो बाउंड्री है उसको थोड़ा एक्सपैंड करना चाहिए, उसे थोड़ा और आगे ब्रॉडर बनाना चाहिए। क्योंकि नॉलेज सिर्फ वही नहीं होता कि आप डायरेक्ट आंसर बता रहे हो, वो एक तरीके की मतलब स्पून फीडिंग हो जाती है अगर आप डायरेक्ट सोल्यूशन का अप्रोच बता रहे हो। इससे अच्छा मुझे लग रहा है अब मेरे कंटेंट्स इस पे फोकस करेंगे कि मैं आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको अवेयरनेस दे दूं कि हाँ इस चीज़ में हम इस पे फोकस करते हैं, ये हमारी कुछ मेजर वेरिएबल्स हैं जिस पे हमारा बेसिकली ये वीक का डिस्कशन होगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है मतलब आपकी प्रिपरेशन में, समरी में, मतलब एक रिवीजन सेशन के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज मैं चाहूँ ना तो इसमें मैं एक्टिविटी क्वेश्चन ये सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर देती। बट इसमें क्या हो जाता है ना कि इतनी लॉन्ग वीडियो कोई देखता भी नहीं और किसी को देखना भी नहीं चाहिए। हमें अगर पता चल गया कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट कैसे हो मतलब सॉल्व करना है, सो वी आई मीन कॉन्सेप्ट कैसे समझ आ जाता है ना, आई मीन कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, तो हमें ज़्यादा मतलब इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि मतलब लॉन्ग वीडियो है या शॉर्ट वीडियो, हमें को खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये था मेरा मतलब। और इसमें मैंने ग्रेडेड असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन तो नहीं रखे हैं, लेकिन सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने PYQ में देखे थे वो मैंने 3 से 4 क्वेश्चन लिए हैं। और मैंने इसमें ज़्यादातर PYQs ही लिए हैं, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आप जब वीक 7 का समरी या क्वेश्चन देख रहे हो तो उसमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने रीसेंट टर्म का ही लिया है, मैंने ज़्यादा पुराने टर्म का नहीं लिया बिकॉज मुझे पता नहीं था कि बिकॉज फर्स्ट रीज़न ये कि ऑफकोर्स मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा खुद से भी प्रैक्टिस करो, और दूसरा रीज़न ये कि मेरे पास टाइम भी नहीं है, और तीसरा रीज़न ये कि वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो मैं आपको वेटेज बता देती हूँ सबसे पहले। वेटेज, सो माई वीक 7 अगर मैं इसका 50 मार्क्स का MLT का पेपर कंसिडर करती हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये आगे पीछे वेरी हो सकती है, कभी कम कभी ज़्यादा। बट अगर मैं देखूँ तो 11 मार्क्स ये वीक 7 इंटायरली इसका वेटेज रहता है, मतलब रफली 22% और 20%, आप इतना मान लो। अगर 100% हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो 100% में से वीक 7 का वेटेज अबाउट 22% है, विच इज़ नॉट लेस। आप इसमें अगर कर लेते हो, आपके 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से आप स्कोर कर सकते हो और काफ़ी अच्छे तरह से आप इसे समझ भी सकते हो। तो वीक 7 में हम बेसिकली अनसुपरवाइज वीक 6 तक, वीक 5 तक मेजरली हमने अनसुपरवाइज लर्निंग देखा था, जिसमें हमने क्लस्टरिंग और PCA एल्गोरिदम और भी बहुत सारे अपडेट रूल्स देखे थे, है ना। लॉस फंक्शंस से हमने सॉल्व करा था, स्क्वायर्ड एरर, यूक्लिडियन डिस्टेंस, और ये सारे हमारे डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, नॉर्म, L1 नॉर्म, L2 नॉर्म, रेगुलराइजेशन टर्म, हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था। वीक 7 हमारा सुपरवाइज लर्निंग होने वाला है, जिसमें हम बेसिकली क्लासिफिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। वन ऑफ देम इज KNN, के नियरेस्ट नेबर, एंड अनदर वन इज डिसीजन ट्री। तो ये मतलब मुझे इसमें एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ मिला नहीं, तो मैंने 1-2 स्क्रीनशॉट लेके रखा था इन केस हमें ज़रूरत पड़ जाए इसके लिए बस। तो जो हमारा डिसीजन ट्री होता है ना, डिसीजन ट्री आपको समझ ही आ रहा है कि हमें कुछ डिसाइड करने में, कुछ कंक्लूड करने में हेल्प करता है, राइट।
नाउ ये वाला जो होता है ना यहाँ पे, जिसमें हम फीचर, बेसिकली डिसीजन ट्री में क्या होता है, फीचर वैल्यू पेयर, सॉरी, फीचर वैल्यू पेयर। डिसीजन ट्री या हमारे जो पैरामीटर होता है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ ऑफ के शुड बी लेस देन इक्वल टू थीटा, बिकॉज ग्रेटर देन के लिए हम चेक ही नहीं करेंगे। ग्रेटर देन तो खुद ही में मतलब एक अजम्पशन हो जाता है, आई मीन इसको हम ट्रू ही अज्यूम कर लेते हैं फॉर सम रीज़न। आप इसके बारे में लेक्चर में देख लेना, अच्छे से उन्होंने सर ने बहुत अच्छे से समझाया, और इसके सारे लेक्चर्स देख लेना, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। और मैं क्या कह रही थी, फीचर वैल्यू पेयर है। और जैसे हमारा ये क्वेश्चन, आई मीन फर्स्ट जो हमारा नोड होता है उसे हम पेरेंट नोड बोलते हैं, या फिर वी कैन से रूट नोड। ठीक है, ये वाला जो होता है इसे हम पेरेंट नोड या रूट नोड हम बोलते हैं। और इसके बाद जो होता है वो हमारा डिसीजन नोड होता है। आई थिंक आई शुड थिकनेस, यहाँ अब ये वाले जो फीचर्स, अब ये जो फर्दर डिवाइड हुआ है ना, इसे हम कहते हैं हमारा डिसीजन नोड, जो हमें कुछ डिसाइड करने में हेल्प करेगा, डिसीजन नोड। और लीफ नोड क्या होता है, लास्ट लीफ नोड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। लीफ नोड वो नोड होता है जिसके बाद लीफ नोड जिसके बाद देयर आर नो फर्दर एजेस और एनी कनेक्शन। ठीक है, जिसके बाद कोई भी एज नहीं बचता है, बेसिकली ये पार्ट जिसके बाद हम डायरेक्ट प्रिडिक्शन करते हैं, राइट, वेयर वी डायरेक्टली डू सम प्रिडिक्शन। यहाँ पे हम प्रिडिक्शन करते हैं या फिर हमारा लेबल असाइन करते हैं, तो वो लीफ नोड हमें बताता है। तो ये था कुछ बेसिक डिसीजन ट्री के बारे में। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करना मैं समझती हूँ कि सही रहेगा, कि डिसीजन ट्री जैसे आपने अभी समझा कि ये हेल्प करता है क्या, कि जैसे मैं आपको एक वो ग्राफ बना के दिखाती हूँ। सपोज मेरे पास एक ये ग्राफ है और मेरे पास कुछ रैंडमली डेटा पॉइंट्स बिखरे हुए हैं। लेट मी एड इट लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, देन वी चेंज द कलर, मैं इसे ब्लैक कर देती हूँ, कोई एक यहाँ पे रख देती हूँ। तो इसे अभी आप देखो, मैं अगेन ये कह रही हूँ कि हम अभी मेजरली फोकस इस पे नहीं करेंगे कि हमारा थ्योरी क्या है। थ्योरी आप लेक्चर में जाके अच्छे से देखना, सर ने इतना अच्छे से समझाया कि आपको उसके अलावा कोई और थ्योरी देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखो, डिसीजन ट्री में क्या होता है, अब वो डेटा जो कि लीनियरली सेपरेबल नहीं हो, मतलब यहाँ पे तो मैंने क्योंकि ऐसे बना दिया ये लीनियरली सेपरेबल है, मतलब आप इसमें ना और डेटा पॉइंट्स ऐड कर दो तब ये अच्छे से समझ आएगा। लेट मी ऐड हियर सम ऑन लाइन्स, इधर भी कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, इस तरीके से बिखरे हुए हैं हर जगह। ठीक है, क्लटर्ड है। तो इसमें क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, इसमें क्या होता है ना कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स है ये रैंडमली, मतलब ये प्रॉपरली या प्योरली लीनियरली सेपरेबल नहीं है। लीनियरली सेपरेबल से मेरा मतलब है कि ये दो ग्रुप्स में जो सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या फीचर्स शो करते हैं उसमें कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाएगा या कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से हम डिसीजन ट्री को हमने इंट्रोड्यूस कराया, और डिसीजन ट्री हमें हेल्प करेगा कि सिमिलर डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करने में विद सम रेलिवेंट क्वेश्चन। और आपको एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि जो भी हम डिसीजन बाउंड्री की बात करते हैं ना, वैसे तो वो KNN में आएगा तो मैं वहीं समझा दूंगी। तो यहाँ पे देखो, ये जो ब्लैक वाला डेटा पॉइंट है, ये जो ब्लैक वाला डेटा पॉइंट है, इधर देखना। तो ये डेटा पॉइंट क्या है, वैसे तो हम क्या करते हैं इसमें, KNN एल्गोरिदम से देखें तो वो डिस्टेंस फाइंड करता है, राइट। इसमें देखो ये जो डेटा पॉइंट है ये कुछ पिंक वाले के आसपास है ना, तो इससे जो पास में डेटा पॉइंट है ये उसको सिमिलर कंसिडर करेगा। ये ऑल्दो ये ब्लैक डेटा पॉइंट है, ये हो भी सकता है इस रीजन से बिलोंग करे या हो भी सकता है कि इस रीजन से बिलोंग ना करे, बट स्टिल हमें ये मेजॉरिटी ऑफ द डेटा को देख के एक असाइनमेंट करेगा कि ये वाला जो डेटा पॉइंट है इसको मतलब पिंक वाले डेटा सेट के ग्रुप में डाल दो, बिकॉज ये वहाँ से क्लोज है या उसकी कुछ सिमिलैरिटी है या कुछ फीचर्स उसके सेम है। ऑन दैट बेसिस तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा होता है। फिर मैं आपको डिसीजन ट्री का इम्पोर्टेंस नहीं समझा पाई। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि पहली बार डिसीजन ट्री हमारा
बाइनरी होता है। हम इसे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। कुछ ऐसे रैंडम डेटा पॉइंट्स इधर इधर बना देती हूँ। तो जब हमारे डेटा पॉइंट्स लीनियरली सेपरेबल ना हो, कुछ इधर, कुछ लाइन पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, when my data points are not purely, यहाँ पे मैं प्योरली वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट ये हो सकता है कि इसका मतलब वेरी कर जाए, मतलब ये 100% प्योर ना हो या 100% एक्यूरेट ना हो या प्रिसीजन नहीं हो इसमें, लेकिन अभी मैं यहाँ पे प्योरली वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, मैं अभी ये भी समझाऊंगी। व्हेन माय डेटा पॉइंट्स आर नॉट प्योरली लीनियरली सेपरेबल, जब भी मेरा डेटा पॉइंट लीनियरली सेपरेबल नहीं होगा कंप्लीटली, तो हम डिसीजन ट्री को बुलाते हैं और इसे बोलते हैं कि आप ऐसे हमारा फंक्शन डिवाइड करो या ऐसे कुछ पैरामीटर्स रखो जिसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूड कर पाएँ। जैसे हमारे 2 बिन्स हैं, हम कुछ प्रिडिक्शन कर पाएँ और एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाएँ, जो कि हो सकता है कि वो क्लास 1 से बिलॉन्ग करे या हो सकता है -1 से बिलॉन्ग करे। तो एक ग्रेडेड असाइनमेंट नहीं, आई थिंक एक्टिविटी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था कि हमारा जो बाइनरी क्लासिफिकेशन है उसमें कौन-कौन सी वैल्यू आ सकती है। कैन बी एनीथिंग, बाइनरी है ना। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये +1 -1 हो सकता है, 1, 0 हो सकता है, येस नो, ठीक है, येस नो, ट्रू फॉल्स, इट कैन बी एनीथिंग, ट्रू फॉल्स, ब्लैक वाइट, पिंक ग्रीन, कुछ भी हो सकता है, बस 2 वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि सिंस माई डिसीजन ट्री वॉज फीचर कॉमा वैल्यू पेयर, राइट, फीचर वैल्यू पेयर के बेसिस पे इट कैन बी आइदर कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल हो सकता है, मतलब इसमें येस नो, ठीक है, ऐसा डेटा जिसमें हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करें वो भी वैल्यू हो सकती है, और ऐसा डेटा जिसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म ना करें वो भी वैल्यूज हो सकती हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 +1 -1 में ही होगा, ये कुछ भी हो सकता है। और ये हो सकता है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ये दोनों वैल्यूज ले सकता है। तो ये थोड़ा सा था डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो हमारे एक्टिविटी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कि ये कौन कौन से लेबल ले सकता है, तो इसमें लेबल्स कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग कैन बी द लेबल, कैन एक्ट एज अ लेबल, बस ये हमें असाइन करके देता है जब हमारे डेटा पॉइंट्स लीनियरली सेपरेबल नहीं होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर एंड इट्स वैल्यू। और ये कब स्टॉप होता है, ये स्टॉप होता है तब जब हमारे डेटा पॉइंट्स प्योरली सेपरेट हो जाएं। प्योरली मीन्स ये एक क्लस्टर जो सिमिलर फीचर्स शो करता है, जैसे रेड वाले डेटा पॉइंट्स रेड वाले की ही जगह पे रहे, ग्रीन वाले डेटा पॉइंट्स ग्रीन वाले एक ही ग्रुप में रहे, और वो इधर उधर क्लटर्ड ना दिखें। जब वो प्योरली सेपरेट हो जाता है तब हमारा लीफ नोड या हमारा डिसीजन ट्री वहीं पे स्टॉप हो जाता है। अदरवाइज हमें तब तक क्वेश्चन पूछना होता है जब तक कि हम लीफ नोड पर ना पहुंच जाए। और मैं जो प्योरली की बात कर रही हूँ, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन गेन की बात करनी है, यहाँ पे हम एंट्रोपी और ये सब भी देखेंगे। तो अगर मेरा एंट्रोपी बहुत लो है, ठीक है, अगर माई एंट्रोपी इज लेस, एंट्रोपी लेस का मतलब क्या है, एंट्रोपी एनर्जी होती है, ठीक है। ये केमिस्ट्री में क्लास 12th में हम बहुत सारे जो थर्मोडाइनेमिक्स होता है ना, उसमें गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और बहुत सारा सराउंडिंग इन सब से रिलेटेड भी पढ़ते हैं। तो ये उसी तरीके का है, बट ये यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होगा। तो इन्फॉर्मेशन गेन हमारा अगर मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब हम क्या करते हैं, हम वो मॉडल सेलेक्ट करते हैं जो हमारा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमें दे या मैक्सिमम वेरिएंस है, हमें मैक्सिमम डेटा प्रिजर्व करके दे और उसके बारे में हमें कुछ बताए, ठीक है। जैसे हमारे पास 1000 डेटा पॉइंट है, लेकिन अगर मेरे 10 डेटा फीचर्स 10 डेटा पॉइंट्स भी वो 1000 डेटा पॉइंट्स को एक साथ मुझे ग्रुप करके वही वैलिड इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो मैं बोलूँगी कि मेरे वो 10 डेटा पॉइंट इस पूरे क्लस्टर को, इस पूरे डेटा पॉइंट, इस पूरे सैम्पल को रिप्रेजेंट करने के लिए सफिशिएंट है। तो इन्फॉर्मेशन गेन अगर मुझे ज़्यादा चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन गेन अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो आई विल लुक फॉर प्योरिटी। इसकी प्योरिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, करेक्ट। और वी कैन से इसका उल्टा कि इम्प्योरिटी सबसे कम होनी चाहिए।
ठीक है, लेट मी ऐड सम पेज, न्यू स्लाइड ऐड कर देती हूँ। हाँ, तो माई प्योरिटी शुड बी मैक्सिमम और वी कैन से माई इम्प्योरिटी शुड बी मिनिमम। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे हमें इंफॉर्मेशन गेन बहुत ज़्यादा मिलता है। या फिर हम कहें कि जब हमारा एंट्रोपी कम है और नॉइज़ कम है, बेसिकली नॉइज़, आउटलायर्स, ये सब आपको टर्म्स वीडियो में समझ आ जाएगा। मतलब वीडियो आप सबका देख लेना, उससे समझ आ जाएगा। ये कम होगा तो हमारा इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा होगा। और हम डेप्थ की बात करते हैं यहाँ पे। डेप्थ, व्हेन माय डेप्थ, ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट, व्हेन डेप्थ इज लो, वेरी लो या लो, जब भी कम है तो ये क्या करेगा, ये होगा हमारा अंडर फिटिंग का केस, जब मेरा डेप्थ लो होगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। और व्हेन माय डेप्थ इज टू लार्ज या वेरी हाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज है या बहुत ज़्यादा हाई है, तो इट विल डू ओवर फिटिंग। क्या लिख रही हूँ, ओवर फिटिंग, ओवर फिटिंग। ठीक है, ये सारा मुझे कुछ लगा कि बेसिक था तो मैं आपको बता दूं। और डेप्थ से मेरा क्या मतलब है, जैसे आप इस वाले ट्री को देखो, इस वाले ट्री में क्या है, कितने ब्रांचेस हैं, फर्स्ट ब्रांच है ये। ठीक है, पहले दो दो डेटा पॉइंट्स, आई मीन दो क्वेश्चंस डिवाइड हुए, फिर उसके बाद थर्ड ब्रांच यहाँ से स्टार्ट हो गई है ना, यहाँ पे ये थर्ड वाला ब्रांच है, फिर इसके बाद फर्दर डिवाइड होगा। तो ये होता है हमारा डेप्थ, हम कितने ज़्यादा डीप, मतलब कितने ज़्यादा नीचे, कितने क्वेश्चंस हमें पूछने पड़ रहे हैं बेसिकली, या कितने फीचर के लिए हमें कंपेयर करना पड़ रहा है, हम कितने ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, कितने ज़्यादा हम गहराई में जा रहे हैं हमारे प्रिसीजन के लिए। तो जितना ज़्यादा, अगर पहले ही स्टेप पे, यहाँ पे हमारे पास स्लाइड थी ना, हाँ ये, हाँ देखो, मैं ऐड अनदर स्लाइड। अगर मेरा पहले ही स्टेप पे, मतलब अच्छा मैंने क्या कर दिया, इस कलर का चलेगा ना। देखो, अगर मेरा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इफ माय क्वेश्चन इज समथिंग, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है और ये पहले ही आइट्रेशन पे या डेप्थ वन पे ही अगर ये स्टॉप हो गया, मतलब ये प्योरली क्लासीफाई कर रहा है वन वाले डेटा पॉइंट को एक जगह, नेगेटिव वाले डेटा पॉइंट को एक जगह, अगर ये प्योरली क्लासीफाई कर रहा है, दिस इज प्योर, इसकी पी वैल्यू क्या होगी, इसकी पी वैल्यू विल बी मैक्सिमम और इसकी पी वैल्यू विल बी मिनिमम। ठीक है, पी वैल्यू बेसिकली क्या होती है, इधर जीरो होगा और इसका पी वैल्यू क्या होगा, वन होगा। ये मैं अभी आपको बता रही हूँ एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लो मेरे पास 1 2 3 4 कुछ सैम्पल्स हैं एक्स आई, और इसका मैं फीचर आपको बता देती हूँ, फीचर और लेबल। मैं आपको लेबल ही डायरेक्ट बता देती हूँ। जैसे इसका है मान लो +1 -1 अगर मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं और मैं इसको क्लियरली, मतलब एक ही क्वेश्चन में मुझे ये दोनों परफेक्टली प्योरली डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x1 x2 होगा, राइट, यहाँ पे x3 x4 वाला डेटा पॉइंट होगा, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, 2/4, सॉरी 2/2, है ना। +1 वाले डेटा पॉइंट का हम प्रिडिक्शन करते हैं ना हमेशा, तो +1 कितने थे, x1 x2, दो डेटा पॉइंट हमारे +1, मतलब लेबल 1 शो कर रहे हैं, आउट ऑफ 2 पॉजिटिव, आई मीन आउट ऑफ 2 पॉजिटिव क्लास। ठीक है, पॉजिटिव क्लास लेबल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक भी डेटा पॉइंट +1 नहीं शो कर रहा है, x3 x4 एक भी डेटा पॉइंट +1 शो नहीं कर रहा है आउट ऑफ द 2 गिवन डेटा पॉइंट्स, इस वजह से इसका पी वैल्यू 0 हो जाता है। आपकी लेक्चर में देख लेना, आपको ये समझ आ जाएगा, ये 1 है। ठीक है, तो अगर इसे हम कहते हैं डिसीजन स्टम्प, डिसीजन स्टम्प, स्टम्प मीन्स क्या होता है, रुक जाना। ठीक है, अगर मेरा आइट्रेशन पहले ही क्वेश्चन के बाद रुक गया, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन वो इतना ज़्यादा अच्छा होगा, इतना ज़्यादा परफेक्ट होगा कि मुझे उसके बाद फर्दर क्लासीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी। जैसे अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, आई मीन लेट मी ऐड अनदर पेज एंड चेंज द कलर। जैसे लेट्स से कि मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स, हम सेम मानते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, कुछ दिख ही नहीं रहा, हमारे पास एक क्वेश्चन है और डिसीजन स्टम्प ही हम अभी बनाते हैं। ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये है मेरा सेकंड, और सेम हम फीचर सेम सैंपल ले रहे हैं, 1 x1 x2 x3 x4 और लेबल 1 1 -1 -1। ठीक है, या आप 1 0, आपको जो लेना है, आप A B ब्लैक वाइट कुछ भी ले सकते हो।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में मान लो कि इधर मैंने रखा एक ही डेटा पॉइंट x1 जो कि मुझे p वैल्यू क्या शो कर रहा है 1/2 है ना। आउट ऑफ दीज 2 डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव कितने हैं, दो +1 क्लास से बिलोंग करते हैं ना। दो में से सिर्फ एक ही पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा, कैटेगराइज करा और बाकी तीनों को मैंने इधर डाल दिए। तो इसमें +1 वाले कितने कितने डेटा पॉइंट्स हैं, ओनली x2। और -1 वाले 2 डेटा पॉइंट्स हैं, दैट इज x3 एंड x4। इसकी p वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, +1 कितने हैं, एक भी, +1 एक है आउट ऑफ 3, ठीक है, आउट ऑफ 3 है ना। तीन हमारे डेटा पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही +1 वैल्यू शो कर रहा है। हमारा जो p वैल्यू होता है ना, ये +1 क्लास के लिए हमेशा हम फाइंड करते हैं, पॉजिटिव क्लास के लिए। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, गामा इक्वल टू डी ऑफ यस अपॉन डी टोटल, जिसमें क्या होता है कि हम प्रोपोर्शन निकालते हैं कि हमारे कितने डेटा पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। फाइन, तो ये हमारा p वैल्यू होता है। अब आप कौन सा वाला सिलेक्ट करोगे, आप हमारा ये वाला मॉडल सिलेक्ट करोगे जो कि देखो आप ऑब्वियसली यही वाला मॉडल सिलेक्ट करोगे, भले ही यहाँ पे प्योरिटी यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में ही एकदम हाई मिल रही है और इम्प्योरिटी बहुत लो मिल रही है इधर पे। इम्प्योरिटी लो मतलब प्योरिटी हाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन में मैंने इक्वली सेपरेट करा है। ये हमारे पर्सपेक्टिव से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम समझ सकते हैं कि ये वाला डेटा ये वाला मॉडल हम कभी सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक +1 है और यहाँ पे +1 और -1 का कॉम्बिनेशन है। तो ऑब्वियसली हम वो सिलेक्ट करेंगे जो कंप्लीटली सेपरेट करते हैं हमारे डेटा पॉइंट्स के ग्रुप को। तो इस वजह से हम उस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम डेटा स्टोर करे और वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता सके। तो ये था हमारा कुछ डिसीजन ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। मैं भी थोड़ा सा सही से नहीं समझा पा रही हूँ बिकॉज मैंने लास्ट टर्म में ही लिया था, तो मुझे जो थोड़ा बहुत याद है मैं आपको वही बता रही हूँ। अदरवाइज आप एक बार लेक्चर ज़रूर देख लेना। अब हम देखते हैं KNN, के नियरेस्ट नेबर। तो KNN में क्या होता है ना, नियरेस्ट नेबर तो आपको पता है, कोई एक डेटा पॉइंट, जैसे मान लो ये पिंक वाला इधर आ गया ना, अगर ये वाला डेटा पॉइंट मेरा, अगर मैं इसे लीनियरली सेपरेट करने की कोशिश करूँ, वैसे तो मैं नहीं कर पाऊंगी इस तरीके से, लेकिन अगर मैं करती हूँ तो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट्स आर ब्लू हैं, ठीक है, तो ये इस पिंक वाले को भी इसी ग्रुप में कंसिडर करेगा, इसी ग्रुप में क्लासीफाई करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ये पिंक डेटा पॉइंट। मतलब ये पिंक डेटा पॉइंट का पार्ट है, उसी का ग्रुप है, उसी का एक डेटा पॉइंट एक इसके लिए नॉइज या आउटलायर बन गया है। लेकिन क्योंकि अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना, यूक्लिडियन डिस्टेंस L2 नॉर्म, तो यहाँ से व्हाट इज हैपनिंग, अगर मैंने क्या कर दी, ऐसे कैसे होगा, देखो अगर मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करूँ, इधर से फाइंड करूँ, यहाँ से फाइंड करूँ, यहाँ से फाइंड करूँ, यहाँ से, तो ऑब्वियसली पिंक वाले डेटा पॉइंट से तो ब्लू वाले डेटा पॉइंट का ही डिस्टेंस कम आने वाला है। इस वजह से ये क्या करता है कि ये नहीं देखता कि तुम कौन सी कैटेगरी से आते हो, ये मेजॉरिटी ऑफ द डेटा देखता है या उसका डिस्टेंस देखता है कि अगर ज़्यादा डेटा मेरा ब्लू के साइड है और डिस्टेंस वहाँ से पास है, मतलब नियरेस्ट है, वो पास है, उसके क्लोजर है, तो वो उसे उसी ग्रुप में क्लासीफाई करेगा। मतलब ये लेबल हमें क्या प्रेडिक्ट करेगा कि पिंक वाला डेटा पॉइंट जो यहाँ के लिए नॉइज बन गया है, अब ये भी हमें ब्लू लेबल ही प्रेडिक्ट करके देगा। इसमें मैं एक पेज ऐड कर देती हूँ, इससे आपको एक और चीज समझ में आ जाएगी। देखो अगेन मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने वाली हूँ। कैन आई चेंज द कलर। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, तो थोड़ा सा मतलब आप फास्ट करके देख लेना, क्योंकि मैं तो स्लो बोलती हूँ काफ़ी। और इफ फॉर KNN बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं, KNN आप ये ध्यान रखना, ये बताता है कि हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स आर क्लोजेस्ट टू अ फीचर, ठीक है, क्लस्टर भी बोल सकते हो आप, जो भी बोल सकते हो। ये कभी ये नहीं बताता, इट डज नॉट टेल अस कि हाउ मच डेटा वी नीड टू स्टोर। देखो गाइज मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, आप समझ जाना।
कि KNN जो है ये नियरेस्ट नेबर बताता है, ये नहीं बताता है कि हाउ मच डेटा वी नीड टू स्टोर, मतलब कितना डेटा हमें स्टोर करना है, कितनी रेलेवेंस है डेटा की, कितना अप्रोप्रिएट है हमारे लिए क्लासीफाई करना, ये नहीं बताता है। तो मैं जल्दी से इधर कुछ रैंडम डेटा पॉइंट्स ड्रॉ कर देती हूँ। ग्रीन ग्रीन ग्रीन। मैं अभी ना आपको डायरेक्टली व्हेन माई दिस ग्रीन एक येलो पॉइंट में इधर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। व्हेन माई k इज 1, माई k इज इक्वल टू 1। मैं आपको देखो ये k की वैल्यू ना हमें डिफाइन नहीं करनी चाहिए कि ये सबसे कम वैल्यू होगी या सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। अभी मैं इसका कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सर ने लेक्चर में समझाया था, मैं सर का ही रेफरेंस से आपको समझा रही हूँ। और दूसरी बात ये कि हमें के खुद से नहीं डिफाइन करना चाहिए, हमें वो के लेना चाहिए जो सर ने बोला था। मैं एज इट इज़ वो लाइन आपको समझाना चाह रही हूँ कि सर ने बोला था कि अगर हमें मान लो कि कुछ डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन सम कैटेगरी एंड फील्ड, ठीक है, और अगर हम वो किसी एक आदमी से पूछें जो शायद उस फील्ड का ना हो और वो हमें कुछ सजेस्ट कर रहा हो, तो वो भी हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। और अगर हम हज़ारों लोग से, मतलब जितने भी नॉन पीपल है सबसे पूछ लें, सबके अलग अलग फील्ड, सबके अलग अलग कैटेगरीज कुछ भी है, ठीक है, और अगर आई मीन इतने सारे ओपिनियंस होंगे, इतने सारे सजेशंस होंगे, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें राइट नंबर ऑफ पीपल एट द राइट टाइम पूछना चाहिए। कि सही टाइम पे तो हम पूछ ही रहे हैं, लेकिन हम सही लोगों से जो उस कैटेगरी के, उस फील्ड के हैं, हमें उनसे सजेशन, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए जो कि सच में हमारे लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। ना कि रैंडमली किसी से भी लेनी चाहिए या फिर सबसे ही लेनी चाहिए। सर का ये कहना था बेसिकली कि अगर हम एक सिंगल पॉइंट को अगर हम हमारा कंक्लूजन के लिए सेलेक्ट करते हैं तो वो भी सही अप्रोच नहीं है। या हम अगर हमारा डेटा मतलब सजेशन सारे कोई मतलब सैम्पल के ही बराबर कर देते हैं तो भी हमारा आउटपुट उतना अच्छा नहीं आता है। इसलिए वी हैव टू सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ के। हम यहाँ पे हमारे टर्म में ऑड वैल्यूज़ लेंगे। इवन वैल्यूज़ में मैं आपको समझाती हूँ कि दिक्कत क्या हो जाती है। इवन वैल्यूज़ में होता है ना कि 0.5 और 0.5 प्रोबेबिलिटी होती है कि जैसे अगर मान लो कि मेरे एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस आया 3, दूसरी भी डेटा पॉइंट का डिस्टेंस आया 3, लेकिन दोनों अलग अलग क्लस्टर से थे। जैसे मान लो कि मेरा कोई डेटा पॉइंट है, यहाँ पे दिखाती हूँ। ये ब्लू डेटा पॉइंट है और यहाँ मान लो ये ग्रीन है और यहाँ मान लो ये ब्लैक है, ठीक है। इसका भी डिस्टेंस मान लो 3 आया और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 3 आया। अब आपने टाई ब्रेकिंग रूल सुना होगा, टाई ब्रेकिंग रूल, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस वाला हमारा पैरामीटर सेम है यहाँ पे, तो हम किसको सेलेक्ट करें? तो यहाँ पे हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाएगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा। इस वजह से हम लोग ऑड नंबर ऑफ के की वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। तो हमें अच्छे से के की वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो हमारे मॉडल को बहुत प्रिसाइज बना देता है। जल्दी से हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये देखो, जब हमारी के की वैल्यू 1 है तो ये क्या करेगा, ये डिस्टेंस फाइंड करेगा। हमारा जो बेसिक पैरामीटर होता है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है। आप मैनहट्टन डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट डिस्टेंस लेके। ये देखो, आप इसका डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट करो और यहाँ से ब्लैक डेटा पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करो। ये इवन दो इट इज़ अ येलो डेटा पॉइंट, ठीक है, ये येलो डेटा पॉइंट है, बट स्टिल ये इसका डिस्टेंस किससे ज़्यादा क्लोज है? इसका डिस्टेंस ग्रीन वाले डेटा पॉइंट से ज़्यादा क्लोज है। तो ये हमें प्रिडिक्शन क्या करके देगा, ये हमें प्रिडिक्शन करेगा कि ये प्रिडिक्शन होगी हमारी कि इसका लेबल है ना, प्रिडिक्शन तो लेबल होता है कि ये ग्रीन डेटा पॉइंट्स का फीचर, ये ग्रीन डेटा पॉइंट्स के अंदर चला जाएगा। वाई? बिकॉज द मैनहट्टन डिस्टेंस नहीं, यूक्लिडियन डिस्टेंस हमने यहाँ पे कंसिडर करा है कि यूक्लिडियन डिस्टेंस यहाँ पे क्लोज है, सबसे कम है, क्लोजेस्ट है या नियरर है, ये बहुत पास है उस वाले डिस्टेंस से। तो ये हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस को कंसिडर कर रहा है। तो के की वैल्यू 1 लेने का मतलब क्या हुआ कि इवन दो दिस डेटा पॉइंट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ग्रीन वाला फीचर, लेकिन फिर भी ये डिस्टेंस मेजर करा और इसने क्या करा कि इसने हमारे डेटा पॉइंट का वो लेबल बताया जिससे सबसे ज़्यादा क्लोज था। और के की वैल्यू अगर मैं बहुत हाई मान लूँ, जैसे कि मेरे पास अगेन यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इसका चेंज कर देते हैं कलर, कुछ पर्पल, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर मेरी
के की वैल्यू, यहाँ मैं एक रैंडम डेटा पॉइंट बना रही हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे मान लो कि मैं सेपरेट करना चाहती हूँ, यहाँ पे मेरी के की वैल्यू सैम्पल साइज के इक्वल हो गई है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर मेरी के इक्वल टू एन, अगर मेरा के इक्वल टू एन है, तो ये पहले मैं रीजन शेड करके आपको दिखाऊं। ये जो रीजन होगा ना शेड, ये क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट रीजन शेड होगा, है ना। ये इस तरीके से मैं शेड कर देती हूँ, इसमें के इज इक्वल टू एन, दिस एंटायर रीजन विल बी शेडेड। तो इसमें मैं आपको समझा रही थी कि अगर मेरी के की वैल्यू एन की इक्वल हो जाती है तो क्या होगा कि देखो, ये सारा रीजन कवर होगा, ये पूरा बाउंडेड रीजन हमारा कवर होगा, मतलब शेड होगा, ठीक है। अब ये जो न्यू डेटा पॉइंट है, मान लो कि ये हमारा एक्स टेस्ट है, मतलब टेस्ट डेटा पॉइंट। हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो के इक्वल टू एन होगा, तो ये इस डेटा पॉइंट का, न्यू डेटा पॉइंट का, एक्स टेस्ट का लेबल क्या होगा। तो ये लेबल कैसे प्रिडिक्ट करेगा, ये लेबल कैसे फाइंड करेगा, देखो यहाँ पे ये येलो वाले डेटा पॉइंट का डिस्टेंस, ये सब ये तो पास है, ये आपको दिख ही रहा है, ठीक है। और मान लो इन केस कि हमारा ये पर्पल वाले, किसी यहाँ पे कोई पर्पल मान लो डेटा पॉइंट है, ये उससे भी पास आता है, किसी का मान लो उसका डिस्टेंस पास आ जाता है, तो हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द डेटा क्या है। तो बेसिकली जब मेरा के इक्वल टू 1 होगा, तो हम डिस्टेंस पे ध्यान देते हैं, डिस्टेंस हमारा मेजर होता है, और जब हमारा के इक्वल टू एन हो जाता है, तो हमारा मेजर जो कि प्रेडिक्ट करता है, हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में लेबल क्या होगा, वो होता है मेजॉरिटी ऑफ द डेटा सेट, जो भी मेजॉरिटी में है। तो यहाँ पे येलो डेटा पॉइंट्स आपको दिख रहा होगा ना, ये ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये वाला कितना है, 1 2 3 4 5। मान लो कि मैं एक यहाँ पे भी ब्लू कलर का टेस्ट, एक और मैं एक स्टार टेस्ट पॉइंट ऐड करती हूँ, आई मीन टेस्ट डेटा पॉइंट के लिए मैं एक यहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भले ही ये आपको लग रहा है कि यहाँ से डिस्टेंस पास है, ठीक है। अभी मैं आपको यही समझा रही थी कि यहाँ से आप इसका डिस्टेंस मेजर करोगे, तो ये ऑब्वियसली येलो वाले से तो कंपैरेटिवली इसका डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, मिनिमम होगा। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डेटा सेट हमारा येलो है, मेजॉरिटी जो डेटा सेट है वो येलो है, तो ये इसका लेबल भी येलो ही प्रिडिक्ट करेगा, इसका भी लेबल येलो ही प्रिडिक्ट करेगा। मतलब अगर पर्पल डेटा पॉइंट है, इसका ये ग्रुप अलग है, इसका फीचर अलग है, तब भी मेरे सारे डेटा पॉइंट का लेबल क्या बन जाएगा, येलो बन जाएगा। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी मतलब दिक्कत देती है KNN मॉडल में, इसलिए हम के की वैल्यू को, के वैल्यू जनरली ऑड हम लेते हैं। ऑड इसलिए कि टाई ब्रेकिंग रूल भी ना हो, टाई ब्रेकिंग रूल ना, मतलब रूल को मतलब ओवरकम करने की ज़रूरत ना पड़े। और हम फर्स्ट ये रीज़न था। सेकेंड रीज़न ये कि हम लोगों को एक स्टबल बाउंड्री मिल जाए, ठीक है, एक सबल बाउंड्री मिल जाए। आई डोंट नो यू कॉल इट सबटल और सबल, बट एक सबल बाउंड्री मतलब एक अच्छी बाउंड्री जो एक गुड फिट देता है। और हमारी बाउंड्री कैसी होगी, यहाँ पे रेक्टेंगुलर होगी। तो मैं अभी ज़्यादा इसमें, मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बताने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे भी दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार वीडियो में कमेंट में आप बता देना, अदरवाइज़ आप एक बार लेक्चर देख लेना, बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और रेक्टेंगुलर बाउंड्री कुछ इस तरीके से होगा, जो हमारा डिसीजन बाउंड्री होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब रेक्टेंगल बॉक्स में होगा, और इसमें हमारे डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, लेट मी चूज सम अनदर कलर, दिस more colors, that's nice. Which among the following, अच्छा ये मेरा हो ही नहीं पाएगा, चलिए कोई बात नहीं, आर ट्रू। देखो, अच्छा मैं आपको जनरेटिव मॉडल और इसके बारे में भी बता देती हूँ इधर ही थोड़ा सा। जनरेटिव, ठीक है, जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव। डिस्क्रिमिनेटिव से तो आपको पता चल रहा है वो डिस्क्राइब कर रहा है, आई मीन इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है ना। डिस्क्रिमिनेशन में आपको वर्ड से ही, लिटरल मीनिंग से ही समझ आ रहा है कि हम क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेटिव, ये मैंने क्या, डिस्क्रिमिनेटिव, सॉरी डिस्क्रिमिनेटिव में क्या लिख रही थी, ठीक है। तो इसमें हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी पे
फोकस करते हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉमा वाई, और डिस्क्रिमिनेटिव में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली y गिवन x और x गिवन y, ठीक है। और इसका आप एक एग्जांपल मान सकते हो कि गॉसियन, ये क्या करता है, मॉडल जनरेट। आपको जनरेटिव वर्ड से ही समझ आ रहा है कि जनरेट करता है और कितना डेटा स्टोर किया जाएगा या कितने मॉडल में डेटा पॉइंट्स यूज हुए हैं, वो उसको जनरेट करने टाइम पे हम जनरेटिव मॉडल का यूज करते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गॉसियन नाइव बेज, गॉसियन नाइव बेस। और डिस्क्रिमिनेटिव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन में जो हमने डिसीजन ट्री देखा, ये हमें डिस्क्राइब करता है कि फर्स्ट क्लस्टर से या +1 -1 मतलब कौन सा बाइनरी क्लासिफिकेशन में कौन से वाले वैल्यू के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, या फिर KNN। तो ये हमने आप ये लेक्चर में भी देख लेना, सर ने यही सेम चीज़ आपको लिखवाई है। तो इसी के बेसिस पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, in generative model we are interested in how the features are generated, that is true। मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है गॉसियन गॉसियन नाइव बेस। ऑप्शन 2 देखो, in discriminative model we are interested in how the features are generated, no, here we are basically deciding where it should lie or where my data point can be clubbed, ठीक है, कहाँ पे ग्रुप हो जाए। थर्ड वाला ऑप्शन देखो, इन डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल वी आर इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग PY गिवन x। हाँ, यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, यहाँ पे भी आप देख लेना, इधर मैंने अभी जस्ट लिखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यस, दिस ऑप्शन इज ट्रू, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, इसी का उल्टा था, गॉसियन नाइव बेस इज अ जेनरेटिव मॉडल, जेनरेटिव मॉडल। डिस्क्रिमिनेटिव में अभी हमने पढ़ लिया डिसीजन ट्री, आई एम राइटिंग इट एज DT एंड KNN, के नियरेस्ट नेबर्स। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, सो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आ करेक्ट। ये हमारे PYQ से लिया गया था गाइस, ये सारी चीज़ें PYQ से मैंने ली है, कि जिससे ना सिर्फ आपको अप्रोच समझ आए, बल्कि आप इसे देख भी पाओ कि हमारे जो रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आए थे वो किस तरीके से थे, मतलब ईजी कितने थे वो आप देख पाओ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग डिसीजन ट्री, F1 इज लेस देन 1.5 फॉर अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। F1 F2 फीचर्स होते हैं, ये हमारा डिसीजन ट्री है, राइट। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज, ये क्या हो रखा है यहाँ पे, ओके, क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिसीजन बाउंड्री फॉर द डिसीजन ट्री, और लेबल क्या है, +1 और -1, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये वाला ट्री एक बार देख लेते हैं, और एक ट्री इसके बेसिस पे हम अपना खुद से रीजन डिसीजन बाउंड्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, पहले हम इसे ग्रुप कैसे करते हैं, लेबल 1 को एक जगह करते हैं और रिमेनिंग जो लेबल बच गया उसको दूसरी क्लास में डाल देते हैं, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, इसको बेसिकली मेथड है कि आप सबसे पहले एक रफ ड्राइंग बनाओ, रफ स्केच बनाओ, और उसके हिसाब से आपको जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है आप वो टिक कर दो, और वो 100% सही होगा। जैसे अगर मैं क्लास 1 की बात करूँ कि मेरे को क्लास 1 कब मिलेगा, तो ये मुझे 2 बार मिलेगा, व्हेन माई फीचर 1, देखो फीचर 1 क्या है, लेस देन 1.5, यस, फीचर 1 लेस देन 0, व्हेन माई फीचर 1 इज लेस देन 0, ठीक है। मैं ये वाला डिसीजन बाउंड्री यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है, डिसीजन बाउंड्री। एक क्वेश्चन आया था मुझे अभी जस्ट याद आया हमारे एक्टिविटी क्वेश्चन में, कि डिसीजन बाउंड्री, मतलब ये 2 क्वेश्चन थे जो काफ़ी बार आ रखे हैं, कि क्या हमें ट्रेनिंग डेटा सेट हमारे KNN के लिए ज़रूर, क्या हम उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। देखो, हम कुछ मॉडल के फीचर्स को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग डेटा सेट हम कभी भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग डेटा कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग डेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ कमिंग बैक हियर, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि हमारा जो पेरेंट नोड है वो हमें हेल्प करता है कुछ प्रेडिक्शन करने में, या उसके डिसेंडेंट्स मीन्स जो डिसीजन बाउंड्री, जो डिसीजन नोड होते हैं हमारे वो। तो जब भी हम कुछ क्लासीफाई करते हैं, उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है, जो हमारा पेरेंट नोड या फिर रूट नोड होता है, वही जो हमारा रूट नोड है, वही बेसिकली मेजर फैक्टर होता है इस पूरे कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, डिसेंडेंट नहीं होते। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था, मुझे ध्यान से इसके वर्ड्स याद नहीं है, एक बार आप इसे देख लेना, ठीक है।
तो क्लास 1 जब मेरा F1 लेस देन 0 है, बेसिकली F1 इज नेगेटिव। देखो लेस देन 1.5, ठीक है, यहाँ पे F1 लेस देन इक्वल टू 1.5 और फिर कह रहा है F1 इज लेस देन 0। तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि F1 मेरा कंसोलिडेटली नेगेटिव है। इफ इट इज नेगेटिव, फिर ये देख रहा है कि क्या मेरा F2 ग्रेटर देन 1.5 है। इक्वालिटी हम यहाँ कंसिडर नहीं करें बिकॉज इट इज already being considered over the parent node. Yes, if my F2 is greater than 1.5 and my F1 is less than 0, हमारा लेबल क्या होता है? हमारा लेबल होता है +1। और सेकेंड केस ये देखो, सेकेंड केस हमें सेकेंड टाइम 1 कब मिलेगा? जब मेरा F1 क्या है? F1 is less than equal to 1.5? नो, इसका मतलब क्या हुआ? F1 is greater than 1.5। ठीक है, इसका ऑपोजिट नो का मतलब क्या है? इसको निगेट कर दो तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। और F2 क्या है यहाँ पे? इज लेस देन 0। इन दोनों ही केस में हमें हमारा लेबल 1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे मेरी बाउंड्री पॉजिटिव होगी, प्लस 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 प्लस। और बाकी 0 वाला केस इसका ऑपोजिट कर दोगे ना, आप इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे तो वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव वाला डेटा पॉइंट। तो अब हम इसके बेसिस पे एक डिसीजन बाउंड्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा था? F1 लेस देन 0, यहाँ मैं लिख देती हूँ फिर से, F1 लेस देन 0, F2 ग्रेटर देन 1.5, इसमें F1 ग्रेटर देन 1.5 और F2 लेस देन 1.5। ठीक है, ये आप देख लेना। तो ये था हमारा फैक्टर जिसमें हमारे क्लास 1 मतलब पॉजिटिव डेटा पॉइंट आ रहे हैं। अगर मान लो कि मेरे पास ये ऑप्शन दिए ही नहीं है तो मैं कैसे इसे बनाने की कोशिश करूँगी? मैं एक रफ स्केच बनाऊंगी, भले ये एक्यूरेट ना हो। यहाँ पे देखो, ये इरेज करना चाहिए। लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसमें? रूलर, ओह नाइस। कैन आई फिक्स इट लाइक 45 degrees? Cannot be tilted यार। वेट, डिज़ाइन मेरे पास ये सब है। ड्रॉ, insert, maybe chart. No, I don't want to insert it in chart. Shapes are not there. line, another line बना देती हूँ। Why is not it? यार मैंने क्या कर दिया? फिर से इसे मिटाना चाहिए। So, ओफ, अच्छा तो मैं नॉर्मली अपना कर लूँ। ड्रॉ, क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? Why isn't it deleting? ये वाला इसे मुझे डिलीट करना है। डिलीट, इसे भी मुझे डिलीट करना है। हाँ, फाइनली क्या मैं लिख पा रही हूँ? अब ये सही से काम करेगा। सॉरी, मैं हाथ से ही बना लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी इसमें आता नहीं है कुछ करने के लिए। मेरे पास एक फीचर 1 है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, एक फीचर 2 है जो कि वर्टिकल एक्सिस पे है। अब हमारा जो थीटा था, थीटा क्या था? 1.5। तो यहाँ मैं 1.5 ड्रॉ करती हूँ, यहाँ होगा 1। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 0, यहाँ मान लेते हैं -1। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा वो है, मतलब आप देख लेना, आप सही से, आपको जो भी सही लगता है आप उस तरीके से ड्रॉ करना। थीटा की वैल्यू 1.5 थी हमारी, तो वही हमारा थ्रेशोल्ड हो जाएगा। इधर इधर 1 -1 1 2 -2 0। ओके, यहाँ पे तो 0 होना चाहिए, फिर -1
अच्छा चलो गाइज, मुझे ना यहाँ पे एक्सेस का वैल्यू क्या लेना है वो मुझे अभी नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या लूँ। तो मैं अभी सिर्फ थ्रेशोल्ड ही लिखती हूँ, ठीक है। हम ये एक्सेस की वैल्यू कैसे सेट करनी है ये हम ऑप्शन से समझ जाएंगे, लेकिन अभी हमारा गोल है कि हम अगर हमारे पास ऑप्शन ना हो तो हम कैसे डिसीजन बाउंड्री प्रेडिक्ट करते हैं। इसमें थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा इससे। तो देखो, पहला लेबल 1 कब आ रहा है? जब मेरा f1 इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और यहाँ पे भी सेम मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। हाँ, ठीक है। अब मेरा बोल रहा है कि f1 लेस देन 0 है, तो मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, और f2 ग्रेटर देन 1.5 है, तो ये वाला बाउंड्री। मतलब f1 यहाँ पे क्या है? f1 इज लेस देन 0 एंड माई f2 इज ग्रेटर देन 1.5। तो मतलब इधर प्लस 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 ऐसा होना चाहिए कुछ, ठीक है। और सेकंड हमारा थ्रेशोल्ड क्या था? सेकंड हमारा थ्रेशोल्ड था, आई मीन सेकंड क्लास हमारा कब 1 दे रहा था? जब मेरी f1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 हो, मतलब ये वाला राइट हैंड साइड वाला रीजन, और f2 लेस देन 1.5 हो, मतलब लेस देन 1.5 का मतलब कि नीचे आना चाहिए, करेक्ट। मीन्स इट शुड लाई इन द बॉटम एरिया, बॉटम हाफ। ये इस तरफ कुछ होना चाहिए, राइट। यहाँ पे मेरा क्या है? यहाँ पे मेरा f2 का वैल्यू लेस देन 1.5 है और f1 का वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 है, ग्रेटर देन 1.5। तो यहाँ पे भी प्लस 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 होना चाहिए। तो अगर मैं इसे छोटा सा ग्राफ बनाऊँ तो इस रीजन में प्लस प्लस होगा, ठीक है। ये हमारा थ्रेशोल्ड हो गया, और अगेन कहीं इस रीजन में प्लस प्लस प्लस। ये हमारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। बाकी मुझे नहीं भी पता है कि माइनस कहाँ कहाँ पे है, तो मैं इसको ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर देती हूँ। लेकिन अगर मुझे प्लस वाला मतलब क्लास 1 लेवल मुझे पता चल गया तो मेरे लिए प्रोडिक्शन करना ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शंस को सिलेक्ट करा कि आप ज़्यादा ऑप्शन देख के कंफ्यूज ना हो जाओ। आप ये ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देयर इज द पॉइंटर। तो ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? ये हमारा 1.5 है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला थ्रेशोल्ड देखना, और ये हमारा 1.5 है। तो ये कह रहा है ये रीजन क्या है? इट इज ग्रेटर देन 1.5, ठीक है। f1 इज ग्रेटर देन 1.5 है। क्या इसमें f2 लेस देन, क्या f2 लेस देन 1.5 है? हाँ, f2 मेरा यहाँ पे लेस देन 1.5 है। तो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मेरा f1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 है और फीचर 2 की वैल्यू लेस देन 1.5 है। लेस देन 1.5 मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया? 1.5 की बाउंड्री इस साइड है और ये उसके नीचे ही आ रहा है, तो ये वाला वैल्यू सही हो गया। इट इज़ बेसिकली, लेकिन यहाँ पे ये एक और चीज़ गलत बता रहा है। पहली बात ये गलत बता रही है कि ये हमें यहाँ से पता चलेगा। आप इसे जूम करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो ब्लू वाली डॉटेड लाइन है ना, यहाँ और यहाँ पे, ये हमारा थ्रेशोल्ड इन्होंने मेंशन कर दिया, वही मैंने अभी जस्ट लिखा है यहाँ पे। सो लेट मी राइट इट अगेन। तो हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे मेरा F1 क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो F1 नेगेटिव मतलब इसकी बाउंड्री 0 से लेस, इधर इधर साइड होनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव मतलब क्या हुआ? F1 इज लेस देन 0। ओ सॉरी, मैं इसे गलत बोल रही हूँ थोड़ा सा। F1 फीचर 1 हमारा लेस देन फीचर 1 इज लेस देन 0, ठीक है। फीचर 1 लेस देन 0 है क्या? यहाँ देखो, ये 0 वाली वैल्यू है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। तो क्या मेरा फीचर 1 लेस देन 0 मतलब ये इस रीजन में लाई करना चाहिए, और फीचर 2 हेलो हेलो यार, मम्मी का फोन नहीं चल रहा। ओके गाइस, सो आई एम बैक। कुछ काम आ गया था, तो ये देखो। हाँ, तो ये कह रहा है कि F1 मेरा लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 कहीं ना कहीं इस रीजन में लाई करना चाहिए, ठीक है। लेस देन 0 इस पूरे रीजन में कहीं भी आ सकता है। और F2 क्या होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन 1.5। इट शुड बी ग्रेटर देन 1.5 मतलब ये वाला रीजन जो मैं ऐसे घुचड़ मुचड़ कर रही हूँ ना, यहाँ पे ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे मेरा F2 इज ग्रेटर देन 1.5 है। तो ये रीजन, ये बॉक्स, ये डब्बा इधर ना होके इधर होना चाहिए था।
इस वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये मेरा ग्राफ थोड़ा सा छोटा है, मतलब पिक्चर में छोटा है, इस वजह से आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन आप जब PYQ क्विज प्रैक्टिस सॉल्व करोगे ना, तो आपको ये सही से समझ आ जाएगा, मतलब डेटा पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे। इसी वजह से हम ये वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें सब कुछ सही से बताया है। पहली बात कि हमारे यहाँ पे F1 ग्रेटर देन 1.5 है। दूसरी बात कि F2 हमारा लेस देन 1.5 है। ठीक है, दैट इज करेक्ट। F2 लेस देन 1.5 का मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे कहीं भी आ सकता है, और F1 ग्रेटर देन 1.5 क्या हुआ कि ये राइट हैंड साइड पे कहीं भी आ सकता है। इसका सबसे अप्रोप्रिएट रीजन जो हमने अपने ग्राफ से समझा था, वो नीचे वाला तो आपको क्लियर ही होगा, ये वाला। अब यहाँ देखो, ये इसी वजह से ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि F1 ये हमारा थ्रेशोल्ड है ना 1.5, ये ब्लू वाली लाइन देखना आप, ये 1.5 है। तो F1 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, F1 की वैल्यू थी मेरी लेस देन 1.5, लेस देन इक्वल टू 1.5, राइट, लेस देन इक्वल टू 1.5। और F2 की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन, ओ सॉरी, F1 की वैल्यू मेरी थी, जस्ट अ सेकेंड, F1 की मेरी वैल्यू थी लेस देन 0, और F2 की वैल्यू थी ग्रेटर देन 1.5। ठीक है, तो यहाँ देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है, F2 की वैल्यू, क्या ये ग्रेटर देन 1.5 है? हाँ, ये 1.5 से ग्रेटर है, क्योंकि ये इसकी टॉप हाफ में है, मतलब ये बॉटम हाफ में नहीं है, ये ऊपर अपर हाफ में है। और F1 की वैल्यू क्या लेस देन 0 है, ये वाला रीजन देखना, ये 0 वाला हमारा है बाउंड्री, तो ये लेस देन 0 है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये मेरा थोड़ा ना ग्राफ सही से दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं मतलब मुझे सही से आता नहीं अभी ये अच्छे से कैसे हम पेस्ट करते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में वो सीख लूँगी, और तब आपको ये मतलब प्रेजेंट करूँगी ये स्क्रीन, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आई होप दिस ग्राफ क्वेश्चन इज क्लियर। इंट्यूशन आपको समझ आ रही है कि हम किस तरफ पॉजिटिव डेटा पॉइंट को रखेंगे और किस तरफ नेगेटिव डेटा पॉइंट को रखेंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है व्हाट विल बी द प्रिडिक्शन फॉर माय न्यू डेटा पॉइंट। न्यू डेटा पॉइंट जो है हमारा एक्स न्यू या एक्स टेस्ट मान लो, वो 2,2 है। तो इसका प्रिडिक्शन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये डिसीजन बाउंड्री से पता चलेगा। तो अगेन डिसीजन बाउंड्री पे आ जाओ, और ये मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा इसलिए मैं इसे ड्रॉ ही कर लेती हूँ। F1 लेस देन इक्वल टू 1.5, दिस, यस, क्या था, F1 लेस देन 0, F1 लेस देन 0, then yes, F1 F2 greater, F2 greater than 1.5, yes, 1 हमारा ये स्टम्प हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर ये ऐसा था तो 1.1 आता है, तो ये इधर क्या था, F2 लेस देन 0, F2 लेस देन 0, नो, ठीक है, और यस नो, अच्छा अब यहाँ पे इसका स्टम्प आ जाएगा, यस नो, अगर ये ऐसे तो 1 और नो है तो 0। मेरा ना कंधा दर्द हो गया, तो दिल से बैठी हूँ आराम जी। सामान तो पैक कर लेना यार, काम हाँ तो ले ले अपना, मैं अपना ले लूंगी बाद में, मर जाऊंगी। जन पानी दे दे भाई, प्लीज प्लीज। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो हमने अभी तक ये देखा, कहाँ चली गई थी मैं, अब हमें प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, अब देखो एक्स टेस्ट हमारा क्या है 2,2, ये एक्स, ये पहला है हमारा फीचर 1, दूसरा डेटा पॉइंट है, दूसरा कार्टेशियन एक्सिस पे जो है हमारा वो है F2। तो ये पहले हम देख रहे हैं फीचर 1, क्या मेरा फीचर 1 लेस देन इक्वल टू 1.5 है, नो, फीचर 1 2 है, लेस देन इक्वल टू 1.5 तो नहीं है, तो ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। फिर अब हम इस वाले लूप में आ गए, अब क्या ये हमारा F2 लेस देन 0 है, अगेन नो, ठीक है ना, हमारा F2 लेस देन F2, F1 की वैल्यू भी 2 है और F2 की भी वैल्यू 2 है, तो क्या हमारा F2 सेकेंड फीचर लेस देन 0 है, नो,
तो इसका लेबल क्या होने वाला है, 2,2 का लेबल होने वाला है 0, तो हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से बहुत छोटा सा क्वेश्चन आएगा, आई होप आप ये कर ही लोगे आराम से। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ओके, सो इट विल गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इसलिए मैं वीडियो थोड़ी सी मतलब 2 आवर्स की मुझे लगता है हो जाएगी, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें इसमें बता दूँ कि जितने भी लाइव सेशंस में मैंने सीखी थी वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। सपोज यू वांट टू बिल्ड अ डिसीजन ट्री टू हेल्प diagnose a certain disease based on patient data. You have a data set of 1,000 patients. Finally, okay. Suppose you want to build a decision tree to help diagnose a certain disease. इसमें 1,000 पेशेंट लेबल एज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। मेरे पास कितने पेशेंट है, मेरे पास है 1,000 पेशेंट। ये या तो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव या तो नेगेटिव है, ठीक है। हियर पॉजिटिव रिप्रेजेंट पेशेंट विद डिजीज, जिसको डिजीज है, ठीक है, जिसको डिजीज है, और इसको डिजीज नहीं है, ठीक है। नेगेटिव रिप्रेजेंट नो डिजीज, एन डी लिख दिया मैंने यहाँ पे। वन ऑफ द फीचर यूज टू डायग्नोस इज हेडेक। एक फीचर हमारा क्या है, हेडेक। एक फीचर है हमारा हेडेक। बिलो इज द ब्रेकडाउन ऑफ द पेशेंट रिपोर्टिंग हेडेक। हेडेक प्रेजेंट, हेडेक प्रेजेंट मतलब किस किस को हेडेक है, 300 लोगों को पॉजिटिव है, यहाँ पे हम प्रेजेंट वाली कंसिडर कर रहे हैं। और हेडेक नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट ये कितने हैं, 50 पेशेंट है जिन्हें हेडेक नहीं है, बट ये इस फीचर के अंदर क्लासिफाई हो रहे हैं। अभी मैं ये रफ डिसीजन ट्री बना रही हूँ, फिर मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। हेडेक नॉट प्रेजेंट, अच्छा ओके, तो इसे मुझे थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा। हेडेक, हेडेक, और यहाँ पे हेडेक है ना, तो नहीं है हेडेक प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे जिन जिनको हेडेक है उसमें से पॉजिटिव कितने हैं, पॉजिटिव है 300, और नेगेटिव कितने हैं, नेगेटिव है 50। फिर हमारा दूसरा फीचर है जिन्हें हेडेक तो है लेकिन ये नॉट प्रेजेंट है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। ये आप समझ जाना, ये मेरा स्केच बना रही हूँ। तो नॉट प्रेजेंट जिन्हें हेडेक नहीं है, लेकिन फिर पॉजिटिव कितने हैं इसमें, 100 पॉजिटिव है, और नेगेटिव कितने हैं, 550 नेगेटिव है, ठीक है। और हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है लॉग की वैल्यू, जिसके हेल्प से हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। लेट मी ऐड वन पेज ओवर हियर। और हम एंट्रोपी फाइंड कैसे करते थे, इसके पहले एक मैं हमारा कंटिंजेंसी टेबल बना देती हूँ। जो मैंने डिसीजन ट्री बनाया ना, उसी को मैं कंटिंजेंसी टेबल के फॉर्म में लिख लेती हूँ कि हेडेक की 2 कैटेगरी थी, फर्स्ट वाज प्रेजेंट, सेकंड वाज नॉट प्रेजेंट। प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, कितने लोगों को पॉजिटिव है और फिर कितने लोगों को नेगेटिव है। इधर हम लिख लेते हैं टोटल। ये मुझे हेल्प करता है कंटिन्यूसी टेबल सारे डेटा को एक साथ देखने के लिए। तो आप भी ये बना सकते हो एग्जाम के टाइम पे, इजी रहेगा। डिसीजन ट्री से ज़्यादा आसान ये टेबल देखना रहता है। तो कितने लोगों को हेडेक प्रेजेंट था, 300, वेयर वर वी, 300 को पॉजिटिव और 50 प्रेजेंट है 300 को, जिसमें से 30 वर पॉजिटिव एंड 300 वर पॉजिटिव एंड 50 वर नेगेटिव, ठीक है। नाउ कम्स द नॉट प्रेजेंट केस, इसमें 100 पॉजिटिव थे एंड 550 नेगेटिव थे, जो कि हो गया हमारा 650। इसका टोटल 400, इसका टोटल 600। तो इन दोनों का अगर हम सम कर दें तो ये 1000 डेटा पॉइंट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एंट्रोपी कैलकुलेट। एंट्रोपी का फॉर्मूला हमें पता है, सम ओवर आई इक्वल टू 1 to n माइनस पी लॉग पी। यहाँ पे हम बेस 2 को यूज़ कर रहे हैं, और ये हम क्योंकि हमारे पास 2 फीचर होते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं एंट्रोपी फाइंड करने के लिए, ऑफ पेरेंट नोड या रूट नोड माइनस पी लॉग पी माइनस 1 माइनस पी लॉग पी। ये सेम ही है, ठीक है, ये पी वैल्यू ही रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ही है, प्रोपोर्शन ही बताया है। लॉग 2 लॉग पी विद बेस 2 लॉग 1 माइनस पी विद बेस 2।
तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हैं हम जल्दी से वो लिख लेते हैं। एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए हमें पी वैल्यू पता होनी चाहिए। पी वैल्यू मतलब कि कितने लोगों को हेडेक है, राइट, कितने लोग पॉजिटिव हैं जिन्हें हेडेक है, और फिर कितने लोग कितने लोगों को हेडेक नॉट प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट, लेट मी राइट, जिन लोगों को हेडेक है वो कितने थे, हम देख लेते हैं। जिन लोगों को हेडेक है, हेडेक पॉजिटिव है, ठीक है, हेडेक है और पॉजिटिव है, आई मीन पॉजिटिव क्लास को हम एक जगह, पेरेंट नोट के लिए हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव क्लास को एक जगह रखते हैं और नेगेटिव क्लास को एक जगह रखते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेती हूँ। जो हम पॉजिटिव के लिए देख रहे हैं, तो पॉजिटिव कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 300, 400, तो 400 डिवाइडेड बाई 1000, ये कितना हो गया, 0.4, और 1 माइनस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.6, जो कि आप इससे सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 600 डिवाइडेड बाई 1000, इट इज़ द सेम। तो ये हमें पी वैल्यूज़ मिल गई। लेट मी ऐड अनदर पेज। तो पी वैल्यू के बाद हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि एंट्रोपी होगा मेरा, एंट्रोपी ऑफ पेरेंट माइनस 0.4 लॉग 0.4 माइनस 0.6, ठीक है, ये 1 माइनस पी की वैल्यू है गाइस, और ये पी की वैल्यू, ये पी वैल्यू है और ये 1 माइनस पी वैल्यू है, लॉग विद बेस 2 और 0.6। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। यहाँ पे फर्स्ट का आंसर ये हो गया, एंट्रोपी ऑफ पेरेंट नोड। यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व नहीं करी क्योंकि मुझे फर्स्टली की लॉग की वैल्यू नहीं पता है, बट आपके लिए हमारे क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू दे रखी है, लॉग बेस 2 0.4, लॉग बेस 2 0.6, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ काफ़ी यूजफुल है। आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, आप कुछ नहीं करना है, इसकी जगह बस वैल्यू पुट करो और इसका एंट्रोपी ऑफ पेरेंट नोड निकाल लो। फिर अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस वाले में क्या था, लेट मी सी, एंट्रोपी कैलकुलेशन, ये तो हो गया। और इसी में गाइस एक और क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे मैंने सही से स्क्रीनशॉट नहीं लिया या मे बी क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है हमें। ये तो हमने पेरेंट नोट के लिए फाइंड करा, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन गेन भी पूछा जा सकता है। मान लो कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है इन्फॉर्मेशन गेन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एंट्रोपी ऑफ पेरेंट नोड माइनस, यहाँ पे गामा होता है। गामा बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा हेडेक जिनको प्रेजेंट है, मतलब प्रोपोर्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन प्रोपोर्शन टाइम्स ये लेफ्ट नोड प्लस गामा, या आप 1 माइनस गामा कर लो, 1 माइनस गामा राइट नोड का एंट्रोपी, ठीक है। यही होता है ना इन्फॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। एंट्रोपी ऑफ पेरेंट नोड हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी, जो कि हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगी। आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेना, मैं बस आपको आइडिया दे रही हूँ कि मतलब आप इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करोगे। बाकी सारी चीज़ें आप इसे कैलकुलेट करने का स्टेप आपका खुद का है, वो आप वैल्यू फाइंड करके सब्सटीट्यूट करके ऑप्शन में जो भी आपको सही लगेगा आप वो टिक कर देना। तो अगर मैं लेफ्ट नोड का एंट्रोपी निकालूँ, तो लेफ्ट नोड के लिए मेरा एंट्रोपी क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव, मतलब पी वैल्यू मेरी क्या होगी लेफ्ट नोड के लिए, पी वैल्यू होगी माइनस हेडेक है, ठीक है, हेडेक और पॉजिटिव। तो हेडेक और पॉजिटिव कितने हैं, सिर्फ 300, और हेडेक और नेगेटिव कितने हैं, 50। जिन्हें हेडेक है लेकिन वो नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 300 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल है यहाँ पे, अब रो वाइज हम देख रहे हैं ना, प्रेजेंट केस को है 350, तो डिवाइडेड बाई 350, डिवाइडेड बाई 350। आप इसको गाइज, ये मैं फ्रैक्शन में लिख रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू अभी नहीं पता और मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाह रही बिकॉज मुझे बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में। तो ये आप खुद से सॉल्व कर लेना, लॉग 300 बाई 350, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली समथिंग 0.8 के आसपास आनी चाहिए अगर मैं इसे डिवाइड करके देखूँ, ठीक है। 5 6 30, 5 7 35, तो 0.8 के आसपास, 0.8182 ऐसे करके कुछ आएगा। आप ये सॉल्व कर लेना, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है अभी फाइंड करना, आई मीन कैलकुलेटर मैं यूज़ नहीं करना चाह रही। देन 1 माइनस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 बाई 350। 1 माइनस पी मतलब क्या हुआ, 300 पॉइंट पॉजिटिव थे तो 50 पॉइंट नेगेटिव हो जाएंगे। ये आपको कॉन्टिजेंसी टेबल जो मैंने बनाया उसमें भी लिख रखा है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं, लॉग
50/350। ये हमारा क्या हो गया, एंट्रोपी ऑफ लेफ्ट नोड। एक और पेज ऐड करते हैं, फिर एंट्रोपी ऑफ राइट नोड क्या हो जाएगा, जिन्हें हेडेक नहीं है, ठीक है, नो हेडेक, यहाँ मैं नो हेडेक लिख देती हूँ, जिन्हें हेडेक नहीं है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव केस कंसिडर करना है। तो जिन्हें हेडेक नहीं है उसके लिए क्या हो जाएगा, पी वैल्यू यहाँ पे -100/650। देखो ये मैं 650 कैसे लिख रही हूँ, कॉन्टिजेंसी टेबल पे जाओ और ये 650 देखो, 100 जिन्हें हेडेक प्रेजेंट नहीं है वो थे 100 और पॉजिटिव है, ठीक है, नॉट प्रेजेंट और पॉजिटिव, नॉट प्रेजेंट और नेगेटिव। अब हमें राइट नोट में ये चेक करना है, ठीक है, नॉट प्रेजेंट और पॉजिटिव, लॉग लॉग 100 डिवाइडेड बाय 650। आप अगेन इसका फ्रैक्शन लेके खुद सॉल्व कर लेना। माइनस कितना बच गया, 550 डिवाइडेड बाय 650। तो इसका कैलकुलेशन 0.1 के आसपास आएगा। मैं अभी पूरा पूरा नहीं सॉल्व कर रही हूँ गाइस, आप इसे चेक कर लेना। 550 डिवाइडेड बाय 650। तो ये एंट्रोपी ऑफ राइट नोड निकला है, ठीक है। तो हमें एंट्रोपी ऑफ लेफ्ट नोड पता चल गया, एंट्रोपी ऑफ राइट नोड पता चल गया, और गामा की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव और हेडेक कितने थे, पॉजिटिव और हेडेक थे 400/1000, राइट, और 1 माइनस गामा। अच्छा ये तो पेरेंट नोड के लिए था ना, पेरेंट नोड के लिए इसमें नहीं फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है बेसिकली और रिस्पेक्टिव चाइल्ड नोड के लिए। जब हम लेफ्ट एंट्रोपी राइट एंट्रोपी फाइंड करते हैं ना, तो हम लीफ नोड की बात करते हैं और चाइल्ड नोड की बात करते हैं, तब हम पेरेंट नोड की एंट्रोपी नहीं फाइंड करते हैं, बिकॉज पेरेंट नोड से तो हम ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर ही रहे हैं हमारे चाइल्ड नोड की वैल्यू को, एंट्रोपी को। तो ये था हमारा, अगेन कितने लोगों को है, 350 प्रेजेंट है और 650 नॉट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ गामा की वैल्यू 350 डिवाइडेड बाई 1000 जिन्हें प्रेजेंट है, एंड 1 माइनस गामा 650/1000, 1000। तो आप इसकी वैल्यू अब कैलकुलेट कर लोगे। देखो हमने क्या क्या करा, हमने पेरेंट नोड की एंट्रोपी यहाँ पे फाइंड कर ली, हमने इन्फॉर्मेशन गेन में लेफ्ट नोड की एंट्रोपी फाइंड कर ली, हमने राइट नोड की एंट्रोपी फाइंड कर ली। आप इसकी में बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करना और आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। हमें गामा की वैल्यू मिल गई है और 1 माइनस गामा की भी वैल्यू मिल गई है, तो अब हम डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। यस वी कैन सॉल्व इट डायरेक्टली। तो मेरा एंट्रोपी जो हो जाएगा फाइनल, वो क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ पेरेंट नोड माइनस गामा टाइम्स एंट्रोपी ऑफ लेफ्ट चाइल्ड प्लस 1 माइनस गामा टाइम्स एंट्रोपी ऑफ राइट चाइल्ड। सारी इक्वेशन मैंने आपको बना के दिखा दिया, आप इसमें डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करना वैल्यूज को और आपको आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Okay, fine. Consider the following feature vector in R3 x1 x2 x3 x4 x5। इसके कुछ डेटा पॉइंट्स है 1 2 3 -1 -2 0 3 0 1 0 1 4 इस तरीके से, और लेबल्स जो इससे एसोसिएटेड है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है। एक हमारे एक्टिविटी क्वेश्चन में आया था कि x1 x2 ऐसे करके कुछ वैल्यूज थी x5 x6 तक, और इससे एसोसिएटेड लेबल 1 -1 1 -1 इस तरीके से था। अगर आपको पूछे कि लेबल कौन सा है x3 का, तो ये हो जाएगा ये वाला, मतलब इसके सामने जो इससे रिलेटेड जो हमें वैल्यू दी है, जो लेबल दिया है वही इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हमारे PYQ में भी आ रखा है और ये क्वेश्चन हमारे एक एक्टिविटी क्वेश्चन में भी था, तो जस्ट मुझे याद आ गया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जल्दी से देख लेते हैं। इफ वी यूज KNN एल्गोरिदम विद k इक्वल टू 3, k नियरेस्ट नेबर देखना है, व्हाट शुड बी द प्रेडिक्टेड लेबल फॉर x टेस्ट। तो हमारा जो हम KNN होता है ना, जब मेरी k की वैल्यू 1 होगी हम उसे भी अच्छा नहीं मानते हैं, जब हमारी k की वैल्यू लार्ज होगी n की इक्वल तो भी हम इसे अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे k की वैल्यू ऑड है और 3 है, तो हम इसमें अपना डेटा सेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। x टेस्ट डेटा पॉइंट क्या है 1 1 2, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टेस्ट डेटा पॉइंट इज 1 1 2 ट्रांसपोज, इसी को इन्होंने कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। और इधर से मैं सबको यूक्लिडियन डिस्टेंस या L2 नॉर्म फाइंड कर लेती हूँ। x टेस्ट से x1 का डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस x टेस्ट से x2 का d, xt, x3 d
xt कॉमा x4 एंड डी xt कॉमा x5। 5 डेटा पॉइंट है ना, सबका यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं जल्दी से वन बाय वन। तो फर्स्ट डेटा पॉइंट क्या है 1 2 3, मेरा 1,1,2 था टेस्ट डेटा पॉइंट, और मेरा फर्स्ट वाला है 1 2 3, ये मेरा x1 है। ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0, 1 स्क्वायर प्लस 1 1 2, और ये क्या था मेरा, ये मेरा है 1 2 3, 1 - 1 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 1 का स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2। गाइज मेरी कुछ कैलकुलेशन गलती हो जाए ना तो आप इसे खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोलने वाली हूँ अभी। तो ये आपको मुझे पता है, मुझे पता है कि आपको ये सॉल्व करना आता है, तो मैं बस आपको रफली सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। तो इसका डिस्टेंस है 2। फिर हमारा नेक्स्ट डेटा पॉइंट क्या है, यहाँ पे बस वैल्यूज़ चेंज करनी है मुझे। यहाँ पे वैल्यूज़ 1 1 2 सेम रहेगा। और नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, नेक्स्ट वैल्यू मेरी हो जाएगी, यहाँ में अच्छा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पे xi लिख दूँ। ठीक है, तो अब मेरी वैल्यू क्या होगी, अब सेकेंड डेटा पॉइंट -1 - 2 0, -1 - 2 0, -1 - 2 0, -1 - 1 +1, मतलब 2 का स्क्वायर 4, और -2 - 1 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, और 0 - 2 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, 4 + 4 + 9 16 एक्सेट्रा 17। तो इस तरीके से यहाँ पे 17। तो आप सिमिलरली बाकी डेटा पॉइंट्स के लिए सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाएगा। तो आप इसे खुद से ट्राई करना। और इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि इसका लेबल क्या होना चाहिए, जो x1 का लेबल होगा ना, x1 का एसोसिएटेड जो लेबल होगा वही मेरे x टेस्ट का होगा। अगर मैं सिर्फ इन्हीं दोनों वैल्यूज को कंसिडर करूँ, हो सकता है 2 से भी कम कोई वैल्यू आ जाए, बट नेगेटिव में डिस्टेंस तो होगा नहीं ना, क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है अपने कैलकुलेशन से कि यही वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए 2 वाली। तो x1 का लेबल क्या था, x1 का लेबल वॉज 0। तो मेरा x1 का लेबल 0 था ना मेरा, तो मेरा x टेस्ट का भी लेबल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। So I hope this thing is clear. आप ऐसे सारे यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड कर लेना और आपको समझ आ जाएगा। अब ये देख लेते हैं, ये भी हमारे PYQ से आया था। इन डिसीजन ट्री इफ अ क्वेश्चन Q1 इज बेटर देन इस क्वेश्चन, इफ माय Q1 इज बेटर, ठीक है, इफ माय Q1 इज बेटर मान लेते हैं, एंड Q2 देन इंफॉर्मेशन गेन विल बी ग्रेटर। हाँ ये सही है, तो इंफॉर्मेशन गेन फॉर Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2। देखो अगर मेरा प्रिडिक्शन अच्छा है, या मेरा हमने देखा था हमारे डिसीजन ट्री में, हमें सर ने भी बोला था, where was the slide, ये तो जिससे क्या बात करते हैं, मतलब where was the slide, या तो बात या तो 258 ये देखो डिसीजन ट्री की बात कर रहे थे ना हम, तो हम इसमें वो क्वेश्चन लेते हैं जो सबसे ज्यादा अच्छा आउटपुट हमें थ्रो करता है। तो हम बहुत ज़्यादा हमने लिख लिया है, मैं कहाँ थी, इस क्वेश्चन पे थी। तो ये ऑब्वियसली करेक्ट होगा, जो क्वेश्चन हमारा बेटर होगा उससे हमारा इन्फॉर्मेशन गेन भी ज़्यादा होगा, उसकी प्योरिटी भी ज़्यादा होगी, इम्प्योरिटी कम होगी। जो रिलेशन मैंने आपको बताया था, आप उसी से समझ सकते हो। सेकेंड ऑप्शन, द ट्रेनिंग डेटा सेट इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल प्रिडिक्टिंग लेबल। ये रॉन्ग है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ट्रेनिंग डेटा सेट ही डिटरमाइन करेगा कि हमारा कंक्लूजन क्या होने वाला है। तो ये ऑप्शन तो गलत ही है बिल्कुल। अ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ FK लेस देन थीटा ऑलवेज पार्टीशन द डेटा सेट इनटू 2 नॉन एम्प्टी सेट। ये ज़रूरी नहीं है, इधर मैं आपको एक स्लाइड इंसर्ट करके दिखाती हूँ। मान लो कि मैं आपको डिसीजन स्टम्प के बारे में मैं आपको बता रही थी, FK इज लेस देन इक्वल टू सम थीटा, और हमारा इटरेशन यहीं रुक गया। लेकिन मान लो कि मेरे सारे डेटा पॉइंट x1 x2 टिल x10 ये सारे ही क्लास 1 को बिलोंग करते हैं, तो मेरा तो सारा ही डेटा पॉइंट इसी पहले वाले ग्रुप में आ गया ना, पहले ही क्लस्टर में आ गया। तो ये कह रहा है कि नॉन एम्प्टी सेट में डिवाइड करता है,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब नॉन एम्प्टी हो, इसकी वैल्यू +1 है तो इसकी वैल्यू -1 होनी ही चाहिए, इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 0 होनी ही चाहिए। हम सिंपली डिवाइड कर रहे हैं और क्या पता हमारे डेटा सेट इतने अच्छे हों, वैसे तो ये बहुत रेयरली होगा, लेकिन क्या पता सारे सेम ही क्लास के डेटा सेट हो तो वो एक ही ग्रुप में आ गया, हम उसको फर्दर मतलब 2 ग्रुप में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये हमेशा रॉन्ग होगा स्टेटमेंट। और अगर इसका उल्टा भी कर देते हैं ना, उल्टा मतलब कि अगर यहाँ पे एम्प्टी भी लिख देते हैं तो भी आंसर इनकरेक्ट होगा। इस रीज़न से, सेम इसी रीज़न से, अगर मान लो कि रेयरली ही होता है कि या तो हमारे सारे डेटा पॉइंट एक ही क्लास को बिलोंग करें, या तो हमारे सारे डेटा पॉइंट अच्छे हों, या तो हमारे सारे डेटा पॉइंट खराब हो, बिल्कुल ही हमारे मॉडल के अप्रोप्रिएट नहीं हो, तब भी हमने ज़बरदस्ती उसको मॉडल कर दिया और तब भी हमने उस पर हमारा मेथड और आइट्रेशन परफॉर्म कर लिया, तो वो तब भी गलत होता है। इस वजह से ये नॉन एम्प्टी अगर होगा, ये नॉन एम्प्टी हो सकता है, और ये हो सकता है कि एम्प्टी भी हो तो भी ये वाला ऑप्शन हमेशा इनकरेक्ट ही रहने वाला है, बिकॉज मैंने अभी जस्ट आपको बताया हो सकता है कि हमारे सारे लेबल्स एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, दूसरे क्लास में क्लासीफाई ही ना हो, तो ये नॉन एम्प्टी हो जाए, आई मीन वो सेट फिर एम्प्टी बन जाता है। तो ये ऑप्शन देखते हैं, द डेप्थ ऑफ द ट्री इज अ हाइपर पैरामीटर। ये हमें लेक्चर में नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं बता रही थी कि डेप्थ हमारा ज़्यादा होगा तो हमारी, यहाँ मैं न्यू स्लाइड में लिख देती हूँ, इफ माई डेप्थ इज 4, ठीक है, तो मेरा ये क्या होगा, ओवरफिट होगा। इफ माई डेप्थ इज लो तब मेरा अंडरफिट होगा। ये मैं क्यों बोल रही हूँ अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, आप इसे लेक्चर के थ्रू समझ लेना। और अगर मेरी के वैल्यू ज़्यादा है तब अंडरफिट होगा, मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। अगर मेरा डेटा सेट बहुत सिंपल होगा तो ओवरफिट होगा। तो ये वाली कुछ अजम्पशन थी जो हमने लेक्चर में देखा था, उसके बेसिस पे ये हम देखो डेप्थ हमारा हाइपर पैरामीटर है, यस। अभी बोल रहा है यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन, ये सही स्टेटमेंट है। और लास्ट वाला देखो, डिसीजन ट्री आर प्रोन टू अंडरफिट इफ द मैक्सिमम डेप्थ इज सेट टू लो। अगर हमारा मैक्सिमम डेप्थ बहुत कम है, ठीक है, तो ये अंडरफिट होगा, दैट इज ट्रू। मैंने जस्ट अभी लिखा कि अगर मेरा हाइड्रेशन या हमारा अंडर आई मीन क्या है, डेप्थ हमारा बहुत कम है तो ये अंडरफिट होगा। सो यस, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज प्रोन टू अंडरफिट व्हेन द मैक्सिमम डेप्थ इज सेट टू टू लो। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। अब जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कुछ हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से ये भी कर लेते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? कंसीडर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम विद ट्रेनिंग डेटा सेट ऑफ 100 पॉइंट्स evenly distributed between two classes, 50 point in each class. KNN यूज करा है, k equal to 3 है, ठीक है। What is the minimum number of classification that can occur in the training data set using this KNN algorithm? तो ये क्वेश्चन जब भी आए ना, जब भी मिनिमम नंबर ऑफ डेटा मिस क्लासिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम नंबर में इसका आंसर होता है 0, क्योंकि हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया था हमारे डिसीजन ट्री वाले क्वेश्चन में, डिसीजन ट्री वाले आ गया वो, हाँ, हो सकता है कि हमारा जो लेबल है वो एक ही क्लास को बिलोंग करता है, तो इसमें सारी ही चीज़ें पी वैल्यू बहुत मैक्सिमम है, मेरी प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, सारे एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे इसकी जो मिनिमम मिस क्लासिफिकेशन है, मतलब कोई भी डेटा पॉइंट, ऐसे वैसे हमसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, हम मिस क्लासीफाई कर देते हैं, लेकिन तब भी अगर हम मान के चले कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है, मिस क्लासिफिकेशन कोई भी डेटा पॉइंट का नहीं हुआ है, मतलब सारे डेटा पॉइंट अपने गिवन असाइंड फीचर से ही ग्रुप करे गए हैं, तो हमारा मिस क्लासिफिकेशन 0 हो जाता है। इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे इसका आंसर आपको 0 ही डालना है। इस तरीके का ग्रेडेड असाइनमेंट में हमारे PYQ में क्वेश्चन बहुत सारे हैं। और जब भी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो आप इसे n के इक्वल सेट कर सकते हैं, बिकॉज n से ज़्यादा बड़ी इसकी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, जितना कि हमारे सारे ही डेटा पॉइंट गलत हम मतलब सिलेक्ट कर लें और सारे ही गलत हो जाए। सो आई होप दिस थिंग is clear. Assuming there are outliers, ये हमारा क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 2 है। बाउंड्री बिकम स्मूदर विद डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना था, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। देखो, जब हम KNN एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं और हमारी क्या करें कि k की वैल्यू हम कम कर दें, देखो k इक्वल टू n होता है, तो हम क्या करते हैं, पूरा रीजन शेड कर देते हैं, और रेक्टेंगुलर बाउंड्री होती है तो आपको पता ही है, और k की वैल्यू अगर मैं कम करती जा रही हूँ,
सबसे स्मॉल करती जा रही हूँ। तो ये जो मॉडल है मेरा, ये ओवर फिटिंग के केस में जा रहा है, ठीक है। जा रही हूँ। तो ये हो गया हमारा के की वैल्यू अगर मेरी 1 है, मतलब अगर मैं के की वैल्यू डिक्रीज कर रही हूँ तो ये स्मूदर नहीं होगा। आई मीन ये हमारा जो एल्गोरिदम है ये सही से परफॉर्म नहीं करेगा। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा के की वैल्यू एन होती है तो ये रेक्टेंगुलर बाउंड्रीज में बना देता है, और के की वैल्यू अगर कम होती चली जाए तो ये ऐसे कुछ इस तरीके का स्लोप हमें देता है। तो ऐसा स्मूदर फंक्शन नहीं देगा, ये के की वैल्यू हाई होनी चाहिए इसके लिए। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो हम वीक 8 के लिए सॉल्व करेंगे उस टाइम मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। आप एक बार ना अरुण सर के नोट्स रीड कर लेना, उसमें बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन करा है। अभी क्वेश्चन 3 आ जाता है हमारा। कंसिडर अ बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम in which a decision tree is classifying data point into two classes A, B, in which एक नोड है, देखो A और B में क्लासीफाई किया जा रहा है, जिसमें A है 60% एंड B है 40%। मतलब 60% डेटा A में है, ये हमारा कुछ फीचर है, कुछ F के पैरामीटर दैट इज लेस देन इक्वल टू थीटा, और ये दो रीजन्स में डिवाइड कर रहा है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोला है, डू यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड द एंट्रोपी। देखो अगर ये एंट्रोपी अगर हमें इंफॉर्मेशन गेन के लिए बोलता है कि क्या हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन है, तो मे बी हम कह सकते थे कि नहीं हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमें लेफ्ट नोड और राइट नोड के बारे में उतने अच्छे से पता नहीं है। हो सकता है कि हम इसमें कुछ और भी फाइंड कर सकते हैं, बट इस केस में एंट्रोपी बोला है, और क्योंकि हमें डेटा भी सफिशिएंट प्रोवाइड करा गया है। क्योंकि देखो एंट्रोपी क्या होता है, पेरेंट नोड का माइनस पी लॉग पी सम ओवर माइनस पी लॉग पी, राइट। तो यहाँ पे हमें पी वैल्यू दे रखी है, 60% मीन्स इट इज़ 0.6 और 40% मीन्स 0.4, करेक्ट। तो आप सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे पी की जगह और आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, यस वी हैव द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू क्लासीफाई द प्रॉब्लम। और एक क्वेश्चन आया था कि हम मतलब कब तक आइट्रेशन करते हैं, तो हम तब तक आइट्रेशन करते हैं जब मेरी के की वैल्यू मैक्स, मतलब के की वैल्यू ऐसी हो जो मुझे 90% से अबव, मतलब मुझे 90% से ज़्यादा श्योरिटी बताता है हमारे डेटा पॉइंट्स के बारे में। तो हम तब हमारा आइट्रेशन स्टॉप कर देंगे व्हेन वी आर मोर देन 90% श्योर कि हमने जो क्लासीफाई करा है वो क्लासिफिकेशन सही है। तो इसके लिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यस, मतलब ट्रू। अगर आपको ऑप्शन देखिए पी वाई क्यू में तो ट्रू होगा, बिकॉज हम इस पर सिंपल पेरेंट नोड का एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं। और कमिंग बैक टू लेफ्ट नोड एंड राइट नोड, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये डिसीजन स्टम्प है। इसके बाद हमारी फर्दर लीफ नोड है ही नहीं, तो हम मतलब इसी के बेसिस पे फाइंड कर लेंगे। तो उसका वैल्यू एंट्रोपी का 0 भी हो सकता है सबसे कम, और हायर भी जा सकता है, बट वी कैन फाइंड द एंट्रोपी वेरी इजीली। तो अब हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है। ओके, सो लेट मी राइट द स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। ये 4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4। KNN algorithm perform हुआ है। If my K value is equal to 10, is it enough if we store any 10 data point in the training data set? अगर ये इनफ की बात कर रहा है तो 90% से अबव डेटा होना चाहिए, और 10 मतलब देखो 1000 पॉइंट में से K की वैल्यू 10 है, मतलब 10% डेटा ही मैं 10% इंफॉर्मेशन ही मैं गेन कर पा रही हूँ, और बाकी का 9000 डेटा पॉइंट्स 9990 डेटा पॉइंट्स जो कि 90% से ज़्यादा जा रहा है, इतना मैं इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर पा रही हूँ, इतना मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस हमें पता है हम कैसे फाइंड करते हैं, लॉस ऑफ सम वेट वेक्टर W इज 1/n सम ओवर I इक्वल टू 1 to n इंडिकेटर फंक्शन ऑफ h of xi नॉट इक्वल टू yi। तो हमारा लॉस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब हम सिर्फ 10% ही इंफॉर्मेशन गेन पा रहे हैं। तो क्या ये सफिशिएंट है? ये सफिशिएंट नहीं है, और इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 कहता है इफ k इक्वल टू 10 वी नीड टू स्टोर द इंटायर डेटा सेट। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 10% से हम कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं कंक्लूड कर पाएंगे, इस वजह से हमें ऑलमोस्ट सारे ही डेटा पॉइंट्स को स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। और स्टेटमेंट 3 देखते हैं।
द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट दैट वी हैव टू स्टोर इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ के इंक्रीजेस। ये गलत है। मान लो कि के की वैल्यू बहुत बड़ी है, लेट्स से एन के इक्वल है, तो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट को अगर मैं इंक्रीज कर देती हूँ और के की वैल्यू इंक्रीज कर देती हूँ, तो इट लीड्स टू अंडर फिट द मॉडल, और इसकी वजह से ये अच्छा सिलेक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड सिलेक्शन। तो स्टेटमेंट 3 बी, स्टेटमेंट 3 अलोन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 अलोन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो बचा क्या, स्टेटमेंट 4, ये इंडिपेंडेंट है, करेक्ट। ये मैंने आपको अभी जस्ट लिख के दिखाया था कहीं पे कि हमारा जो के मीन्स आई मीन के एन एन एल्गोरिदम है, ये नहीं बताता है कि हाउ मच डेटा नीड्स टू बी स्टोर्ड, हमें कितना स्टोर करना है, ये तो बस नियरेस्ट नेबर को बताता है। इस वजह से हमारा स्टेटमेंट 3 अलोन भी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 एंड 4 आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है हमारा नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स से। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, तो थोड़े से क्वेश्चन है, कुछ अगेन डेटा पॉइंट्स है, एक्स टेस्ट है, तो आप इसमें कैसे फाइंड करोगे, इसका लेबल कैसे प्रेडिक्ट करोगे। अगेन आप एक्स टेस्ट से सारे डेटा पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ पे यूक्लिडियन अगर आपको मेंशन ना करे, अगर आपको क्वेश्चन में बोले मैनहट्टन डिस्टेंस या L1 नॉर्म, तब आप एब्सोल्यूट डिफरेंस से आई मीन एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकाल लेना, और अगर ना दे तो आप बेझिझक L2 नॉर्म से सॉल्व कर सकते हो। L2 नॉर्म बेस्ट होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। एक डेटा पॉइंट के लिए मैं कर देती हूँ, बाकी डेटा पॉइंट के लिए आप खुद कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 1 -1 माइनस कर देंगे 1 1 1 1, और इसका मुझे स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 1 - 1 0 स्क्वायर, 2 - 1 1 स्क्वायर, 1 - 1 0 स्क्वायर, एंड -1 - 1 +2 का स्क्वायर। तो ये मैंने क्या कर दिया, 0 स्क्वायर है ये, तो ये 1 + 4 ये हो जाता है 5। तो इसी का डिस्टेंस आपको दिख रहा है कि एक्स टेस्ट से x1 का डिस्टेंस कितना है, 5 है। तो मुझे लगता है कि आप बाकी डेटा पॉइंट्स के लिए फाइंड करोगे इन सब के लिए डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, तो सबसे कम इसी का होने वाला है, बिकॉज 5 से लेस हो सकता है किसी और की भी वैल्यू हो, बट सबसे कम मुझे लगता है कि इसकी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो होगा लेबल वो वही होगा जो x1 का लेबल है। तो x1 से एसोसिएटेड लेबल क्या है, 1, तो आप इसे वो वैल्यू असाइन कर देना और आप इसे कैलकुलेट कर लेना, ये बहुत ईजी है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमें अगेन ये डिसीजन स्टम्प दे रखा है, डिसीजन स्टम्प इज गिवन, लीफ नोट दे रखा है, ठीक है। द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा लेबल्स। देखो पहला क्वेश्चन 1 है जिसमें नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 100 है और 100 डेटा पॉइंट्स का लेबल है 0, रिमेनिंग 100 डेटा पॉइंट्स का लेबल है 1, और ये लीफ नोड है। लीफ नोड मतलब देखो 100 डेटा पॉइंट्स का लेबल है 0 और 100 डेटा पॉइंट्स का लेबल है 1, ठीक है। तो 200 पॉइंट्स हो गए ना, 200 पॉइंट्स। और वैसे ही L1 में है 50 डेटा पॉइंट्स का लेबल है 0, 30 डेटा पॉइंट्स का लेबल है 1। इसी तरीके से आप ये कंटिजेंसी टेबल रीड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल L1 हैज़ 80 पॉइंट्स, L1 के 80 पॉइंट्स है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, 50 + 30 80 है, जिसमें से 50 क्या है, 50 हमारा +0 क्लास को बिलोंग करता है, 50 बिलोंग्स टू क्लास 0, और रिमेनिंग 30 बिलोंग्स टू क्लास 1। यूज द फॉलोइंग फॉर कैलकुलेशन। चलो क्वेश्चन देखो, इफ द एल्गोरिदम इज टर्मिनेटेड एज एट दिस लेवल, मतलब डिसीजन स्टम्प बन जाता है, तो क्या होगा, हमारा लेबल L1 और L2 से एसोसिएटेड। तो L1 के कितने डेटा पॉइंट्स थे, 80, और उसमें से 50 क्लास 0 को बिलोंग करते हैं और बाकी रिमेनिंग क्लास 1 को बिलोंग करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट L1 के लिए मेजॉरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट का लेबल 0 है। तो L1 का लेबल भी क्या हो जाएगा, 0, L1 का लेबल 0 हो जाएगा। और L2 के लिए मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द लेबल क्या है, L2 के लिए कितने पॉइंट्स है, 50 + 70 120। तो 120 में से 70 डेटा पॉइंट्स की वैल्यू 1 है, ठीक है। 120 में से 70 है लेबल 1 के लिए और बाकी है लेबल 0 के लिए। तो इसमें मेजॉरिटी क्या है L2 के लिए, लेबल 1। तो मेजॉरिटी ऑफ द मतलब डेटा जो है वो लेबल 1 प्रेडिक्ट कर रहा है। तो L2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेबल 1 होना चाहिए। तो L1 की वैल्यू आई मीन L1 का लेबल 0, L2 का लेबल 1। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड डिसीजन रीजन फॉर अ डिसीजन ट्री क्लासिफायर फॉर डेटा पॉइंट्स इन R2। देखो ये
सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे रीड कर लेना। इस तरीके का क्वेश्चन एक मैंने PYQ में भी देखा था, एक मैंने ग्रेडेड असाइनमेंट में देखा था, इसलिए मैंने ये लिया। इसमें से A, B, D ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो हमें डिसीजन बाउंड्री पता है। वी नो माई डिसीजन बाउंड्री इज गोइंग टू बी a rectangle, या it is bounding in a rectangular region। ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन में होता है। तो रेक्टेंगल प्रॉपरली रेक्टेंगुलर रीजन है। आप इसे देख पा रहे हो ना, रेक्टेंगल्स में 1 2 3 4 ये इस तरीके से जो एकदम स्ट्रेट लाइंस होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस, अगर मैं इसे प्रॉपरली मतलब रेक्टेंगुलर रीजन से डिवाइड कर पा रही हूँ, तो वो मेरा हो जाता है अच्छा बेटर रिजल्ट देता है हमारे मॉडल को प्रिडिक्ट करने। ये हम ट्रायंगल जैसा कुछ बना रहे हैं ना, स्लैंटिंग लाइन नहीं होती यहाँ पे। ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इस तरीके का हम फीचर इस तरीके का कोई भी मॉडल नहीं लेते जो हमें रेक्टेंगुलर रीजन ना दे या बाउंड्री हमारी रेक्टेंगुलर ना बनाए, बिकॉज इसमें स्लैंटिंग लाइन है। और दूसरी बात कि हमारा जो डेटा है वो लीनियरली सेपरेबल नहीं हो पाता है। इसकी वजह से ये हमने डिसीजन ट्री और डिसीजन बाउंड्री कब देखी थी, जब हमारा डेटा लीनियरली सेपरेबल ना हो। और ये स्लैंटिंग लाइन हम तब यूज़ करते हैं जब हम लीनियरली सेपरेबल की बात करते हैं। सो इस वजह से ये A, B और D ऑप्शन करेक्ट है और बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू ऑल। और आपको कुछ भी डाउट लगता है आप हमसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, या नहीं तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।